तो दोस्तों आज पढ़ना है हाँ सेल्स ऑफ गुड डेट 1930। बहुत बढ़िया है ना, राइट। 1930 सर 1930 से पहले क्या था है? बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, है ना। नहीं सर 1930 से पहले 1929 था, बस खत्म खत्म सेल्स ऑफ सर 1930 से पहले 1929 जो था वो पता कहाँ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। कहाँ था? यानी कि 1930 से पहले सेल्स ऑफ गुड डेट का कोई अस्तित्व नहीं था। सेल्स ऑफ गुड डेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कहाँ था अंडर, और वो सेक्शन हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सर हमारे। ये बात समझ में आई? अब तुम अगर देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी ये सेक्शन है ये सब क्या कर दिए गए सर? डिलीट कर दिए। क्या कर दिए गए सर? डिलीट कर दिए गए, सारे सेक्शन डिलीट कर दिए गए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 75 के बाद सीधा सेक्शन 124 शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये डिलीट करके हम नया एक्ट बना दिया गया। कौन सा? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। क्या बना दिया गया? सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर भी लगता है ना, राइट। अब जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट आया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट बहुत छोटा सा। ठीक है, तो भैया जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ईगो आ गई, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ईगो आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट ने पता क्या बोला? क्या बोला? नहीं, बेटा बेटा होता है, हाँ बेटा बेटा होता है और बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, समझ गया ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ने बोला बेटा 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 होता है और बाप बाप होता है, यानी कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो अपने आप को इतना हीरो बन रहा है कि मैं तो बहुत छोटा सा एक्ट हूँ, छोटा सा एक्ट हूँ, ये अपने आप में क्या है? छोटा तो है, लेकिन ये किसका बच्चा है? यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी गुण तुमने पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी, हाँ यानी सेक्शन 10 के जितने भी गुण पढ़े हैं सारे, सेक्शन 10 के एलिमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, ठीक है, लीगलिटी, कैपेसिटी, फ्री कंसेप्ट, वो सब इस पे लगते हैं। यानी कि पिताजी के सारे गुण किस में आते हैं सर? बेटे में आते हैं। ठीक है, फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला कि भैया चलो पिताजी समझ चाहता हूँ, पिताजी पिताजी समझ चाहता हूँ, है ना, राइट। आप ही बता दो सर, तो सेक्शन 4 ने क्या बोला? सेक्शन 4 ने ये बोला वेयर सेलर, है ना, सेल्स ऑफ गुड डेट की डेफिनेशन बनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, यानी कि सेल्स ऑफ गुड डेट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलर क्या करेगा? बेचेगा। तो यहां ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल, है ना, मोटा मोटी सेल, है ना। नहीं, ट्रांसफर का मतलब सेल के साथ साथ कई बार क्या होता है पार्टली बार्टर भी हो जाता है, कई बार क्या होता है और लेन देन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां मानेंगे मोटा मोटा सेल। तो वेयर सेलर सेल, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। सबसे खतरनाक बात ये बताओ भैया, ये एग्री टू ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बताओ? ना 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 ना, एग्री टू ट्रांसफर मतलब बेचने का वादा, कि मैं तो बेच रहा हूं, अब मैं बेच नहीं रहा, बेचने का वादा करता हूं, है ना। बेच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? बेचने का वादा करता हूं। वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, सेलर ट्रांसफर करता है और एग्री टू ट्रांसफर करता है क्या? कि वो सामान बेचेगा बायर को, और क्यों बेचेगा? है ना। अब बता प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, प्रॉपर्टी का मतलब कई बच्चों को लगता है जमीन जायदाद, तो प्रॉपर्टी का मतलब जमीन जायदाद नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप, यानी कि गुड्स के बेचने का क्या? मालिकाना अधिकार, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं सर? ओनरशिप बोलते हैं। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे सर? ओनरशिप बोलेंगे। ठीक है, बोलो जरा फिर से। सेलर ट्रांसफर और एग्री ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब तुम्हारी किताब में ना एक लाइन में लिखी होगी बात, लेकिन ये अपने आप में कितनी बातें हैं सर? अपने आप में 7 बातें हैं।
ठीक है। और ये अलग अलग बातें हैं, मतलब मजाक में मतलब ना, सारी अलग अलग बातें, ये अलग अलग सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यानी सेलर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब बेच रहा है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। एग्री टू ट्रांसफर, ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, यानी कि ये हो गया एग्जीक्यूटरी, और ये क्या, ये सॉरी ये हो गया एग्जीक्यूटेड, ये अगला कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटरी, है ना, राइट। इसी कुछ बच्चे बोलते हैं सर एडवांस बुकिंग भी तो ये होती है, बुकिंग कर ली फ्यूचर में बेचूंगा। ओनरशिप बेचेगा किसकी, गुड्स की, और क्यों बेचेगा, पैसे के लिए, ठीक है ना, राइट। तो ये गुड्स क्या कवर करता है, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल भी कवर करता है और एग्रीमेंट टू सेल भी कवर करता है, सेल भी कवर करता है और एग्रीमेंट टू सेल भी कवर करता है। बात समझ में आ गई। अगला देखो सर, एक सेलर होगा, बायर होगा। सेलर कौन होता है, जो सामान बेचता है ना, या फिर एग्री टू बाय करता है, सस्ता नशा, सस्ता नशा, सस्ता नशा डेफिनेशन है कि नहीं बात। बायर कौन होता है, जो सामान बाय करता है, तुम ना लिखते तो हम तो कुछ और ही समझते, है कि नहीं बात, राइट। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप में जब डिसोल्यूशन होता है या पार्टनर छोड़ के जाता है, तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर के जाने पर जब सामान किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर को, यानी फर्म किसको दे रही है, फर्म पार्टनर को दे रही है। फर्म किसको दे रही है सर, फर्म अगर पार्टनर को दे रही है, ठीक है, तो बताओ क्या फर्म सेलर और पार्टनर बायर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। पता है क्यों, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, है ना, राइट। यानी पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में ये बात लिखी है कि पार्टनर्स कौन होते हैं सर, जॉइंट ओनर होते हैं, याद है ये बात। एसेट का मालिक कौन होता है, फर्म होती है, पार्टनर होते हैं, वो फर्म के नाम पे होती है, पर वो तीनों क्या होते हैं, उसके मालिक होते हैं, है ना। कुछ पढ़ा होगा 12th में, शायद सर ने बताया होगा, बताना जरा क्या बताया था 12th वाले भैया ने। बोलो, एसेट के बारे में, हाँ, जो एसेट होती है वो पार्टनर्स की होती है, वो फर्म के नाम पे तो आती है, पर वो किसकी होती है, रीजन क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट एंटिटी, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक होती है। तो अगर कोई भी एसेट किसके नाम पे आई है, फर्म के नाम पे आई है, तो वो किसकी एसेट है, वो पार्टनर, क्योंकि पार्टनर तो एंटिटी है नहीं, है ना, सेपरेट एंटिटी तो है नहीं, याद आ गई ना बात। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती है, पार्टनर की नहीं होती है, पार्टनर की सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, जब पार्टनर की सेपरेट लीगल एंटिटी तो वो एसेट किसकी है, पार्टनर्स की है। तो ये बताओ, जब एक एसेट पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ वो पार्टनर की भी है, तो फर्म जो भी एसेट बेचेगी अपने पार्टनर को, तो उसमें उसका भी तो हिस्सा होगा जिसको एसेट बेची जा रही है। मान लो मैं अंकुर पार्टनर, और फर्म अंकुर को क्या कर रही है, एसेट बेच रही है, तो जब ये फर्म की एसेट थी तो उसमें मेरा भी तो हिस्सा था, तो मैं अपना हिस्सा अपने आप को कैसे बेच दूंगा, बात समझ में आई ना। तो जज साहब ने इसलिए बोला कि पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं, इसलिए वो सेलर और बायर नहीं हो सकते, क्योंकि सेलर बायर तो अलग अलग लोग होने चाहिए। अब फर्म में मैं ओनर हूं, मान लो भैया ये मोबाइल फर्म का है, मैं और भैया सिद्धार्थ दो पार्टनर हैं। अब ये फर्म का मोबाइल है, और लॉ में क्या लिखा है कि फर्म पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं, तो आधा मोबाइल, आधा मेरा आधा इसका, है ना। अब इसको तोड़ेंगे तो है नहीं कि सर आधा टुकड़ा आप ले जाओ आधा, अब हमने फर्म से ये, मैंने कहा चल मैं ही खरीद लेता हूँ या मुझे दे दे, अब फर्म ने जब ये मुझे दिया तो ये आधा मेरा भी तो था, अब मैंने आधा अपने आप को नहीं बेच दिया, तो एक बंदा बायर और सेलर कैसे हो जाएगा। बल्कि हमने कभी क्या सीखा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। अब बाप ने क्या बोला कॉन्ट्रैक्ट ने कि दो, एक ऑफर एक्सेप्टेंस में एक बायर एक सेलर अलग अलग होना चाहिए, यानी ऑफर अलग होना चाहिए, ऑफर ही अलग होना चाहिए। खुद को ऑफर कर सकते हो क्या, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, तो बताओ ये खुद को कैसे बेच दूंगा। इसलिए यही बोला कि पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं, दे कैन नॉट बी बोथ सेलर एंड बायर। वो सेलर और बायर नहीं होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक की है वो है गुड। भैया सेल्स ऑफ गुड पढ़ रहे, गुड्स ही ना जान रहे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एवरी काइंड गुड्स, अगर कोई तुमसे पूछे गुड्स क्या होता है,
सिंपल सी बात, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो गुड्स है। मोबाइल गुड्स है कि नहीं है, लैपटॉप गुड्स है कि नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। पंखा गुड्स है या नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स हो रहा है, निकाल के ले जाया जा सकता है, निकल तो सकता है ना। एसी है या नहीं है, बिल्डिंग, हाँ क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी सरकार के लिए मजा ना आ रहा है नोएडा है पढ़ने में, है गाजियाबाद चल रहे हैं, ठीक है ना। और लैंड, तो जज साहब सिंपल सी बात, जज साहब ने बोला इसकी अगर उल्टी इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो क्या होगा, लैंड और बिल्डिंग क्या नहीं होंगे, हाँ लैंड और बिल्डिंग गुड्स नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी शेयर्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है कि नहीं है। अरे पानी ले जा रहे हो, ले जा रहे, बिजली, जब बिजली चली जाती है तो अरे बिजली चलेगी, बिजली चलेगी, कहाँ चलेगी, अरे पता ना कहाँ चलेगी पर चली, है ना बोलो, अरे बात नहीं करो। तो बिजली गुड्स होगी नहीं होगी, क्योंकि बिजली जा रही है और आ रही है। गैस भी गुड्स है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी सब गुड्स है, ठीक है। अच्छा पेड़, पेड़ गुड्स नहीं, अभी नहीं है। पेड़ गुड्स जब होंगे जब वो सी वर्ड यानी कि काट लिए जाएंगे, हाँ तब वो गुड्स कहलाए जाएंगे, क्योंकि अब वो लकड़ी बन चुके हैं, ठीक है। नोट्स में सारी चीजें लिखी हैं इंक्लूड। अगली बात, सर लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स नहीं है ना। डेट, एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होते, याद रखना ये जरूर आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। एक्शनेबल क्लेम मतलब बोले तो डेटर, क्या डेटर गुड्स हो सकते हैं। मैं मान लो तुम मुझे फीस दोगे तो तुम मेरे लिए डेटर हो गए। अब मैं कह रहा हूं पड़ोसी को, भैया इनको मुझे फीस देनी है, डेटर है मेरे, है ना, ये खरीद ले, बेच दूं मैं, सिद्धार्थ बेच दिया मैंने, सुमित बेच दिया मैंने, है ना, बेच दूं क्या। तो जज साहब कह रहे सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ भी नहीं कर रहा, इनसे पैसे लेने, मैंने इनको बेच दिया। तो क्या डेटर बेच सकते हैं, नहीं। तो जज साहब ने बोला एक्शनेबल क्लेम, एक ऐसा क्लेम जो एक्शन लेने के बाद लिया जा सकता है, वो गुड्स, डेटर थोड़ी बेच दोगे कि भैया मुझे फीस लेनी है, मान लो 10,000 रुपये लॉ की, है ना। अब मैं अपने पड़ोसी से बोल रहा हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ को खरीद ले 9,000 में, ना 9,000 रुपये ले 10,000 वसूल लियो, तो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ये कह रहा मैं तो सर को दूंगा, तुझे कैसे दूंगा, है ना। वो दुकानदार कह रहा तेरे सर ने तो बेच दिया तुझे, है ना। ये कह रहा माँ बाप तो बेचना मुझे, बात समझ में आई। तो डेटर कभी क्या नहीं हो सकते, मनी गुड्स नहीं हुई, मनी से तो हम सामान खरीदते हैं, समझ गए। कौन से जो तुम्हारी जेब में रखे हुए क्या है, नोट है, वो गुड्स नहीं हो। अच्छा तुम्हारी जेब में रखा कोई पुराने जमाने का सिक्का है, वो गुड्स होगा या नहीं होगा, बोलो। अच्छा बताओ, ये जो 500 का नोट है, ये गुड्स होगा या नहीं होगा, क्यों, सोच लो। ये 500 का, बोलो जल्दी, गुड्स है, ठीक है ना। और जो 500 का नया वाला है, हाँ डिफरेंस समझ रहे हो, वो गुड्स नहीं है। जो पुराने जमाने के सिक्के हैं, ना ना लॉन, ये सेल्स ऑफ गुड के हिसाब से चलो, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लिखी बात देखो, ओल्ड रेयर कॉइन गुड्स होंगे, लेकिन जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो गुड्स। अब सेक्शन 6 कहता है कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, ध्यान समझेंगे कितने प्रकार के गुड्स, 3 प्रकार के गुड्स होते हैं कायदे में। कंटीजेंट, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग। पहले एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़ते हैं। अगर तुमने गाना गाया, नजर के सामने, आगे आओ, जिगर के पास, तो भैया अगर तुमने गाना गाया नजर के सामने जिगर के पास, सुना है नहीं सुना है वाला गाना। अगर ये वाला गाना गाया नजर के सामने जिगर के पास, वो है गुड्स, गुड्स कौन सा गुड्स, तो अगर नजर के सामने जिगर के पास है तो वो क्या होगा सर,
एग्जिस्टिंग गुड्स होगा, एग्जिस्टिंग गुड्स होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट। अब सर एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब जो तुम्हें दिख रहा है और जिसका तुम कांटेक्ट कर सकते हो। अब तुम एक कहाँ पहुंचे? नहीं, अब तुम पहुंचे शोरूम में। शोरूम में तुम्हारे पास सामने 100 तरह के जीन्स पड़ी है, मान लो, है ना, मान लो तुम शोरूम में पहुंचे। अब इतनी कार है तुम्हारे पास, कितनी कार है? तो सारी थोड़ी खरीद लोगे, है कि नहीं? बात ऑब्वियसली बात है। कार के शोरूम में जा रहे हो, वहाँ 50 कार खरीद, 50 कार तो खरीदता नहीं। तो जो 50 की 50 कार है उन्हें प्यार से क्या नाम देंगे? ढंग से बोलो। अनसर्टेन क्यों बोल रहा भाई? अनअसर्टेन। ठीक है, निकम्मे पढ़ के भी नहीं पढ़ रहे ढंग से। अनअसर्टेन, अन अलग है और हाँ असर्टेन अलग है। अब मान लो तुमने इन कार में से 4 कार निकाल ली। कितनी निकालनी? बोलो कितनी निकाली? तो तुमने कहा बाकी तो पैक कर दे। समझ आई ना बात? जैसे कपड़ों में करते हैं कि भैया 4 निकाले, बाकी अंदर डाल दे। यानी कि तुम इन 4 में से चुनोगे। जो तुमने 4 छांट ली, हिंदी में तो ये बोलेंगे यूपी की भाषा में छांट लेना, यानी कि अलग रख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, अलग रख देना। तुमने 4 अलग रख दी, है ना? तो अब इन्हें बोला जाएगा असर्टेन। क्या बोला जाएगा? क्योंकि तुमने 4 निकाले तो अन में से क्या बन गया वो? अब तुमने कहा भैया देख खरीदनी तो एक है, अब तूने एक का कॉन्टेक्ट कर लिया, 4 में से एक का कॉन्टेक्ट, तो एक क्या बनेगी? स्पेसिफिक। और ये तीनों ही क्या बने कहला जाएंगे? एग्जिस्टिंग। अब देखो क्या वर्ड लिखा मिलेगा? नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड। ना छांटा ना एग्री किया, तो वो क्या है? अभी हम शोरूम में घुसे हैं भाई, है ना? क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड और सेट असाइड। क्वांटिटी छांट ली और अलग रख ली, क्या हो गया सर? असर्टेन हो गया, है ना? और एक का कांटेक्ट कर लिया, जिसका कांटेक्ट कर लिया उसे क्या बोलेंगे? यानी उसे छांट भी लिया और एग्रीमेंट, उसका क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये खरीदूंगा अब मैं, तो क्या हो गया सर? स्पेसिफिक। और ये तीनों क्या कहलाए जाते हैं? ठीक है, अगली बात बहुत सिंपल, ये तो तुम आसानी से पहचान लोगे। फ्यूचर गुड्स जो बनेंगे, जो क्या वर्ड लिखा है? जो है नहीं, जो बनेंगे। जो प्रोड्यूस नहीं हो, जो प्रोड्यूस है कि नहीं बात? राइट। उनकी आपने क्या कर ली सर? एडवांस बुकिंग कर ली, बस सिंपल, है ना? राइट। और कंटीजेंट गुड्स याद है वो लगा ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, है ना? कंटीजेंट। तो कंटीजेंट गुड जो तीसरी घटना पे, याद है कॉन्टेक्ट का? अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तीर से 2 शिकार कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ आज। कैसे सर? घड़ी वाला, टाइटैनिक वाला। ठीक है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अगर टाइटैनिक आ गया, अगर टाइटैनिक आया तो मैं क्या बेचूंगा? तो मैं घड़ी बेचूंगा। अब मुझे बताओ ये एग्रीमेंट क्या था? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किसके आने पे डिपेंड था? तो लेकिन एग्रीमेंट हुआ किसका है? घड़ी बेचने का। मैं तुम्हें घड़ी बेचूंगा अगर टाइटैनिक आया, यही था। तो एग्रीमेंट तो हुआ कौन सा? कंटीजेंट। घड़ी पता है क्या हुई? कंटीजेंट गुड्स। लिंक कर पा रहे हो? अब लिंक करो जल्दी से। हो गया? दिमाग फिट हो गया? एग्रीमेंट हुआ कंटीजेंट और घड़ी हुई कंटीजेंट गुड्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे इसको डिटेल में बताओ, तो तुम पता क्या बोलोगे? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर टाइटैनिक आया तो घड़ी बिकेंगी, तो टाइटैनिक आया घड़ी बेचूंगा, तो ये एग्रीमेंट हुआ। दिस एग्रीमेंट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31-32। वो घड़ी क्या है? तो घड़ी क्या बनी? कंटीजेंट। तो घड़ी वो गुड्स बनी जो कंटीजेंट है, जिसका
बेचा जाना कब कब होगा? जब टाइटैनिक आएगा, है ना। सेलर डिपेंड अपॉन द कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट, ऐसे रिवर्स कर दो। अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं अपने गोडाउन की घड़ी तुम्हें बेच दूंगा, याद आ गई बात, कुछ ना होने पर। तो टाइटैनिक नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। तो एग्रीमेंट क्या हुआ? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। घड़ी क्या हुई? कंटीजेंट गुड्स। लिंक हो गया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखो तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और गुड्स के हिसाब से देखो तो वो घड़ी कंटीजेंट गुड्स है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भैया मैं तुम्हें ये सामान बेच दूंगा, कुर्सी बेच दूंगा, अगर पराग सर ने मुझे बेच दी तो ये क्या हुई? कुर्सी होगी कंटीजेंट गुड, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, राइट। पढ़ के देख लो जल्दी, ये बातें लिखिए। ये लिखा, मैं तुम्हें घड़ी बेच दूंगा अगर साइक्लोन नहीं आया, तूफान नहीं आया, वही टाइटैनिक नहीं आया। तो अगर टाइटैनिक नहीं आया तो मैं घड़ी बेचूंगा, तो घड़ी क्या हो गई? कंटीजेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? डिफरेंस समझ गए? अगर गुड्स के बारे में कोई पूछे तो कंटीजेंट गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछे तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ठीक है, राइट। तो जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, राइट। तो हम क्या बोलते हैं सर? जनरल प्रॉपर्टी ही बेची जाती है। क्या दी जाती है सर? जनरल प्रॉपर्टी। बताओ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे बैंक को तुमने क्या किया? गुड्स गिरवी रख दिए, है ना। तो बताओ क्या उन गुड्स का मालिक बैंक हो गया? नहीं, मालिक मैं ऊपर गिरवी रख दिए, लेकिन बैंक उन गुड्स को बेच सकता है क्या? बेच सकता है। कब? जब पैसे ना चुकाए। तो बैंक के पास होती है स्पेशल प्रॉपर्टी, वो तभी बेच सकता है जब हम पैसे ना चुकाए। ठीक है ना। तो जो जमींदार है, जो बैंक है, उसके पास जाती है स्पेशल प्रॉपर्टी, लेकिन जिसको हम सामान बेचते हैं जनरली उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल प्रॉपर्टी। तो बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब जैसे अब ये देख लो, ठीक है। मजबूर ने अपने गुड्स किसको गिरवी रख दिए? लाला को। तो मजबूर के पास तो जनरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उसका सच्ची का मालिक है। और लाला, लाला उसका मालिक नहीं है, पर उसको पास बेचने का अधिकार है। कब कब अधिकार आएगा? तो वो क्या होगा सर? अगली बात सर, प्राइस, है ना। ये बताओ, जूते 2 पैसे लो। भैया तुमने जूते बेचे, है ना, और पैसे ले लिए, प्राइस में कवर होगा नहीं होगा? होगा। भैया तुमने जूते बेचे पर पैसे नहीं लिए, 100 किलो लड्डू ले लिए, क्या कवर होगा नहीं होगा? बार्टर होगा, कवर होगा नहीं होगा? नहीं। फॉर अ प्राइस लिखा है तो प्राइस में क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए। अच्छा तुमने जूते बेचे, 99 किलो तो लड्डू ले लिया और 1 रुपया कैश ले लिया, प्राइस में कवर होगा नहीं होगा? बोलो। ये बताओ, जब तुमने उसने एक्स से पूछा था, उसने तुमसे पूछा है ना, तभी तो एक्स है, तभी तो कह रहा हूं कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, कितनी मोहब्बत करते हो, तो कितनी? 1 रुपये बराबर। क्या जवाब दिया होगा? इतनी करता हूं बेटा, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। तुमने कहा ऐसा है, नाटक मत दिखा, है ना। सस्ता शाहरुख खान बन रहा है। कितनी मोहब्बत करते हैं ये बता कितनी? 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 5 लीटर, कितनी? तो क्या नापी? बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर, गाना गा रहा बेइंतहा। अब बेइंतहा कितनी होती, कोई नापी जा सकती है? तो जज साहब ने अपनी भड़ास लॉ में निकाली। जज साहब ने कहा जैसे मोहब्बत बेटा, जैसे मोहब्बत नहीं नापी जा सकती, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, है कि नहीं बात? बाल फरंटी नहीं आ गई, है ना। ऐसे भैया, ऐसी जैसे मोहब्बत नापी नहीं जा सकती, ऐसे जब जज साहब ने लिखा कि यहाँ प्राइस है, तो जज साहब ने प्राइस बोला, प्राइस बोला यहाँ 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपया, 1 पैसा, 10 पैसा बोला? नहीं बोला ना, तो मतलब कितना भी चलेगा फिर।
इस केस, ये केस आया, है ना, क्या पता लगा इस केस से कि बस पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, अमाउंट की कोई सीमा, बस। हाँ बहुत बढ़िया, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत। मोहब्बत कितनी होनी चाहिए इसका कोई लेना देना नहीं है। कंसीडरेशन, बिल्कुल सही बात, बस यही बात मैं बोलने वाला था, है ना। दिल जीत लिया भैया ने। कंसीडरेशन में पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, कंसीडर समथिंग इन रिटर्न। तो बाप के गुण बेटे में आएंगे नहीं आएंगे? जब बापू ने क्या बोल दिया, समथिंग इन रिटर्न, मैं अपना मोबाइल 1 रुपये में बेचूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? याद आई ना बात? तो बस पैसा 1 रुपया होना चाहिए, बस कंसीडरेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए, है ना, मोहब्बत होनी चाहिए, बस। कितनी होनी चाहिए, है कि नहीं बात? शाहरुख खान की तरह ये जानने की जरूरत। ये लिखिए बात, कंसीडरेशन पार्टली इन मनी चलेगा 1 रुपया। तो ये देखो, ये वैलिड है, ये सेल चॉकलेट में कवर नहीं है, ये कवर है। और आखिरी बात जो मैंने तुम्हें बता दी, सेक्शन 10 के सारे गुण इसमें लगते हैं, बाप के सारे गुण बेटे में है ना, राइट। ये भी बात सिंपल सी बात। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बहुत सिंपल। सेल में ओनरशिप कब जाती है? बेच रहे, बेचते ही। यहां ओनरशिप कब जाएगी? अरे अभी तक फसल उगेगी भाई, तब आम की फसल उगेगी, तब मैं तुमसे खरीदूंगा, तब आएगी ना। सेल में रिस्क किसका? एक बात ध्यान रखना, जिसकी लाठी यानी जिसकी ओनरशिप, तो बायर की ओनरशिप, बायर का रिस्क। रिस्क किसका होगा? सेलर का, क्योंकि ओनरशिप आई नहीं। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, और इसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। इसे बोलेंगे राइट, है ना। अब इसी को देखो, रिस्क अगर बायर का है तो लॉस कौन झेलेगा? और यहाँ रिस्क बायर के पास है नहीं, अभी फसल उगेगी भाई, आम आ गए क्या? अभी आएंगे अगले साल, तो फिर अभी तो सेलर का ही है, पेड़ जल गए, खराब हो गए, है ना। अच्छा अगर ये बताओ, सेलर ने धोखा दे दिया, किसने धोखा दे दिया? सेलर ने धोखा दे दिया। सेल में क्या करोगे? सेलर को कूटोगे? बोलो, सेलर के मुक्के बजेंगे क्या? नहीं। अरे तुम बायर हो, तुम सेलर को कुछ नहीं कह सकते, तुम कहोगे सामान बदल। क्या बदल? और नहीं आते। तो जज साहब ने बोला, जब सेल होके सामान तुम्हारे घर पे गया, घर पे पता लगा कि सामान खराब निकला या उसने बेईमानी करी है, तो सामान को पहले बदलो। सामान वो ना बदले तब उसको पीटना। तो पहला राइट हमेशा किसका होगा? राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और इसी को जज साहब ने क्या लिखा? रिकवर द गुड्स, जस्ट इन रैम, है ना। उसके बाद तुम डैमेजेस क्लेम करोगे। फ्यूचर जो गुड्स अभी बने नहीं है ना, एग्रीमेंट टू सेल में, उसमें सेलर ने धोखा दे दिया, अब सेलर कूटो, क्योंकि सामान तो है ही नहीं। अरे फसल तो अभी उगेगी, है ना, अभी आम उगे है नहीं, उसने पहले कह दिया ना बेच रहा तुझे, तो फसल तो है नहीं भाई, फसल के खिलाफ तो करोगे नहीं। तुमने केक बुक किया, केक उसने बनाया ना, है ना, कह रहा नहीं बनाया, भूल गया, क्या कर लेगा, तो क्या करोगे? अब तुम राइट अगेंस्ट द सेलर, तो क्या करोगे? डैमेजेस क्लेम कर लेना, एडवांस भी दे वापस मेरा। और याद रहेगी बात, सेल में पहले अधिकार गुड्स के लिए होता है ना। हायर परचेज का मतलब जो हम ईएमआई सिस्टम लेते हैं, कौन सिस्टम लेते हैं? तो क्या याद रखेंगे? हायर परचेज सिस्टम मतलब ईएमआई सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये ली वर्सेस बटलर ने बताया, किसी भी ईएमआई सिस्टम में अगर आपके पास एक ऑप्शन होता है, आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो। आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं लेना, ईएमआई नहीं भर रहा, सामान ले जा वापस घर अपने, तो वो हमेशा क्या होगा? और कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ हायर परचेज दुनिया में। यानी मैंने गाड़ी ली, गाड़ी की मैंने आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। क्या पे नहीं करी? रुक जाओ, है ना, गाड़ी की मैंने क्या पे नहीं करी? आखिरी। तो वो मैं बैंक मेरी गाड़ी ले जाएगा घर वापस, और ये सिस्टम हमेशा क्या कहला जाएगा?
हायर परचेज कहलाएगा। बात समझ में आई? अब नोट्स नहीं तुम्हारे पास अब एक बार डिफरेंस पढ़ लेना बस, है ना, कि सेल में हायर परचेज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, तुम्हारा घर बना, घर किसने बनाया? लेबर ने। लेबर कह रही मैंने बनाया मेरा हो गया, मैंने बनाया मेरा हो गया। तो लेबर ने बनाया, लेबर रहेगी नहीं, उसे क्या मिलेगा सर? पैसा मिलेगा, सर्विस चार्ज। तो सेल में ओनरशिप जाती है, पर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप, तुमने सोना दिया कि अंगूठी बना दे भाई, तो उसने बनाई उसकी हो गई, वो करेगा तुम्हारी जगह सगाई? अब नहीं ना। अरे तो तेरे को मेकिंग चार्ज नहीं मिलने, याद रहेगी बात। बेलमेंट याद है? स्कूटी इस्तेमाल करने के लिए दे देना, ओनली पोजेशन। तो डिफरेंस पढ़ लोगे, सेल में ओनरशिप चली जाती है, बेलमेंट में ओनरशिप नहीं जाती। सेल में आपको सामान नहीं लौटाना, बेलमेंट में लौटाना है ना। बात समझ में आ गई ना? राइट। और एक और बात पढ़ लेते हैं। सेल्स अग्रीमेंट कह रहा है जो नाटकबाजी करनी है वो कर लो, आज नगद कल उधार, आज उधार कल नगद, आधी इंस्टॉलमेंट आज, आधी इंस्टॉलमेंट कल, आधा पैसा आज, पूरे गुड्स आज, पूरे पैसे कल, आधे गुड्स आज। जो नाटकबाजी करनी है ना वैसे कर लो। सब कुछ किसमें कवर होता है? सब कुछ सेल्स अग्रीमेंट अपने आप में कवर करता है। ठीक है, राइट। एक चीज और पढ़ा दो, 1 मिनट जाओ। ये बात हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, बताओ कहां? सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर स्पेसिफिक गुड्स है, गुड्स खराब हो गया है और उसमें सेलर की गलती नहीं है। याद आई बात? बताओ क्या? एक जगह बायलेटरल मिस्टेक और एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अरे याद आ गया सेक्शन 56, है ना? राइट। अब मैंने तुमने कॉन्टेक्ट किया घोड़े का, घोड़े कॉन्टेक्ट किया, जब तुम और मैं कॉन्टेक्ट कर रहे थे तो घोड़ा मर चुका था, और जिसमें दोनों की कोई गलती नहीं। मैं अपना घोड़ा क्यों मारूंगा और तुम क्यों मारोगे जो तुम खरीद रहे हो? याद आ गया? सेल्स ऑफ गुड उसे क्या बोलता है? वॉइड बोलता है। घोड़े की जगह सामान पे ले लो, सेम बात। सेम बात यहां। सेल्स ऑफ गुड कहता है ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर स्पेसिफिक गुड्स है, गुड्स खराब हो गए, किसी की गलती नहीं है गुड्स खराब होने में, और एग्रीमेंट टू सेल, सेल में बदलने से पहले गुड्स खराब हो गए। है कि नहीं बात? राइट। यानी अभी एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल सेल नहीं बना, इसका मतलब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जैसे डैमेज हो जाना, बैन हो जाना। मैंने तुमसे कहा मैं अपनी तुम्हें सामान बेचूंगा, है ना, प्लास्टिक। अभी एग्रीमेंट था प्लास्टिक बेचने का, लेकिन अभी प्लास्टिक मैंने बेची नहीं, उससे पहले क्या कर दी सरकार ने? तो इसे हम क्या पढ़ते थे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसे हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट टू सेल पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। याद रहेंगी तीनों बातें। तुम्हारा मेरा स्पेसिफिक गुड्स हो, कॉन्ट्रैक्ट खराब जिसका है वो खराब हो चुका हो, और खराब होने में किसी गलती ना हो, तो एक्ट ऑफ गॉड टाइप हो गया, क्या होता है? वॉइड होता है। ठीक है, तो प्राइस के बारे में अगली क्लास से पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।